हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हैशटैग सक्सेस विद दीपक में। आज हम ब्रेस्ट डिजीज़ के पार्ट 2 में आए हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद है तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब हम पढ़ेंगे कि निप्पल में कौन कौन सी बीमारियां होती है या कौन कौन सी एबनॉर्मलिटीज होती है। ठीक है, तो एक्सेसरी निप्पल्स कैन ऑकर along द ब्रेस्ट और मिल्क लाइन दैट रन फ्रॉम एक्जिला टू द ग्रोइन। निप्पल का मेनली क्या काम होता है, ये ब्रेस्ट में रहता है और ये मिल्क लाइन मतलब मिल्क इससे प्रोड्यूस होता है। और ये कहाँ से कहाँ तक रहता है, तो एक्जिला से लेके एक्जिला जो वहाँ के नीचे होता है ना, काख जिसको हम कहते हैं, वहाँ से लेके ग्रोइन तक। ठीक है, तो इसमें जो एक एबनॉर्मलिटीज का नाम बताया है वो है पोलिथेलिया। पोलिथेलिया मतलब जैसे कि हम जानते हैं कि निप्पल कितना होता है, 2 होता है, लेकिन इसमें 2 से ज़्यादा निप्पल हो जाएंगे। ठीक है, सुपर न्यूमरली और एक्सेसरी निप्पल, ये मेनली 1% यूरोपियन में होता है और 6% एशियन में होता है। ठीक है, ये बायलेटरल भी हो सकता है, यूनिलेटरल भी हो सकता है। कुछ केसेस में बताया गया है कि एसोसिएटेड होता है यूरोलॉजिक प्रॉब्लम से और कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम से, मतलब कि ये यूटीआई से और ये दिल की प्रॉब्लम से। दिल की प्रॉब्लम में कौन सा आएगा, तो हाइपरटेंशन, कंडक्टिव और रिदम डिस्टर्बेंस। डेवलपमेंट में भी पार्शियल और कंप्लीट। ये जो पोलिथेलिया है ये पार्शियल भी हो सकता है, मतलब एक भी हो सकता है, थोड़ा सा भी हो सकता है और कंप्लीट भी हो सकता है, ये डिपेंड करता है। ठीक है, तो ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो ट्रीटमेंट करेंगे मैनेज इरिगेशन और तो इम्प्रूव कॉस्मेसिस, मतलब इरिगेशन करेंगे नहीं तो कॉस्मेसिस को इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, एक डिजीज़ का नाम है कंजेनाइटल निप्पल इन्वर्सन। कंजेनाइटल निप्पल इन्वर्सन में क्या होता है, मेनली निप्पल हॉरिजेंटल में होता है। उसमें क्या होगा, वो हॉरिजेंटल की जगह थोड़ा टेढ़ा हो जाएगा। ठीक है, पिक देखना है, ठीक है पिक दिखाती हूँ। देखिए ये जो पिक्चर है ना, ये पोलिथेलिया का है। एक निप्पल है, उसके सिवा और भी एक निप्पल है। ठीक है, ये जो है ना एथेलिया का है, जिसमें निप्पल आता ही नहीं है। ठीक है, और ये है वही कन्वर्जन वाला है, क्या है, कोजेनाइटल इन्वर्सल वाला। देखिए मेनली निप्पल क्या होता है, सीधा होता है, लेकिन इसमें हल्का टेढ़ा है। ठीक है, तो आपको मैंने अभी दिखाया कोजेनाइटल निप्पल इन्वर्सन का। ठीक है, लेकिन इसका इटियोलॉजी क्या है, तो इटियोलॉजी इज रिलेटेड टू शॉर्टनिंग एंड टेथरिंग ऑफ ब्रेस्ट डक्ट। क्या होता है, ब्रेस्ट डक्ट छोटे हो जाते हैं और डेवलपमेंट ऑफ फाइब्रस बैंड सही से नहीं हो पाता है जब ये फीटस क्या होते हैं, पेट इंट्रा यूटेराइन लाइफ होता है तब। ठीक है, तो इसका करेक्शन कैसे करेंगे, तो करेक्शन में क्या किया जाता है, सर्जिकल करेक्शन किया जाता है। कैसे, क्यों, जिसके कारण लीडिंग टू द लॉस ऑफ सेंसेशन एंड इनएबिलिटी टू ब्रेस्ट फीड। सर्जिकल करेक्शन और फिर अगर सर्जिकल करेक्शन करेंगे भी तब भी सेंसेशन उसमें नहीं होगा और वो ब्रेस्ट फीड नहीं करवा पाएंगे। ठीक है, एथेलिया दिखाया था कि उसमें क्या, निप्पल होता ही नहीं है, कंप्लीट यूनिलेटरल और बायलेटरल एब्सेंस ऑफ निप्पल एंड एरियोलर। ये क्या होता है, ऑटोजोमल भी हो सकता है, डोमिनेंट भी हो सकता है। और एक और टर्म आता है एमेस्टिया, ना इसमें निप्पल होते हैं, ना ही एरियोला, ना ब्रेस्ट, मतलब वुमेन रहेगी लेकिन उसका जो चेस्ट रहेगा वो मेन की तरह रहेगा। ठीक है, और भी एक दीदी यहाँ पे बताया क्या, पोलैंड सिंड्रोम। पोलैंड सिंड्रोम क्या होता है, पोलैंड सिंड्रोम इज ए डिसऑर्डर इन विच अफेक्टेड इंडिविजुअल आर बोर्न विथ मिसिंग और अंडर डेवलप्ड मसल। मतलब देखिए क्या होगा, इसमें दोनों ब्रेस्ट की जगह एक ब्रेस्ट सही होगा लेकिन दूसरा ब्रेस्ट में क्या होगा, मसल्स नहीं बन पाएंगे अच्छे से, तो उसी को कहते हैं पोलैंड डिसऑर्डर। ठीक है, सिंड्रोम। इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो ट्रीटमेंट इंक्लूड यूजिंग टिश्यू फ्लैप एंड टैटूइंग। वहाँ पर क्या करेंगे, या तो एरियोला को फिर से रिकन्स्ट्रक्ट करेंगे। तो रिकन्स्ट्रक्ट कैसे करेंगे, तो टिश्यू फ्लैप से वहाँ पर टिश्यू जाके वो क्या करेंगे, सर्जरी कर देंगे या टैटूइंग से करेंगे। समझ गए। ठीक है, चलिए अब आते हैं ब्रेस्ट टिश्यू में। ब्रेस्ट टिश्यू में क्या क्या पढ़ना है, तो इसके एबनॉर्मलिटीज़ के बारे में हम पढ़ेंगे। क्या है, एमएसटी है, जैसे कि पहले ही पढ़ा था हमने, इसमें कंप्लीट एब्सेंस हो जाता है, मतलब कि फीमेल में ऐसे मेल वाले चेस्ट आ जाते हैं। एग्जाम्पल में अगर पिक्चर देखना है तो देखिए, ये क्या हो गया है, पूरी तरह ब्रेस्ट खत्म हो गया, तो इसी को कहते हैं एमेस्टिया।
ठीक है। एमेस्टिया में क्या होता है, कंप्लीट एब्सेंस ऑफ बोथ टिश्यू और निपल एरियोला कम्प्लेक्स ऑकर विथ रिग्रेशन और फेलुअर टू डेवलप मेमेली रिज। ये क्यों होता है, क्योंकि इसमें मेमेली रिज ये डेवलप नहीं कर पाते हैं। ये किससे और भी एसोसिएटेड है, तो इक्टोडर्मल डिफेक्ट मतलब कि क्लेफ्ट पैलेट उससे क्या है, रिलेटेड है। पोलीमेस्टिया मतलब हमें तो पता है कि सभी के पास 2 ब्रेस्ट होते हैं, बट पोलीमेस्टिया में 2 ब्रेस्ट से ज़्यादा होता है। ये मेनली कहाँ पर होता है, तो एक्सिला के पार्ट पे ज़्यादा होता है। मल्टीपल साइट ऑकरेंस इज नॉट अनकॉमन, मेनली ये देखा जाता है एक्सिला के पास, और ये इधर उधर जहाँ तहाँ कम ही होते हैं। तो अब इसका पिक्चर देखना चाहिएगा, तो रुके दिखाते हैं। ये देखिए पोलीमेस्टिया है, यहाँ पर भी डेवलपमेंट हो गया है। ठीक है, पोलीमेस्टिया एक्सेसरी ब्रेस्ट टिश्यू मोस्ट कॉमन प्रेजेंट इन एक्सिला, ये तो बता दिए। द इनिशियल डायग्नोसिस इज कॉमन एट पुबर्टी और ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। इसका डायग्नोसिस कब होता है, तो पुबर्टी के समय और प्रेगनेंसी के समय। ठीक है, जब एक्सेसरी ब्रेस्ट टिश्यू डेवलपमेंट पैरेलल टू द नॉर्मल टिश्यू ब्रेस्ट, मतलब ये लगभग पैरेलल होता है किससे, तो नॉर्मल ब्रेस्ट टिश्यू से। ठीक है, तो अब इसका ये ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो ट्रीटमेंट में हम इसका सर्जरी तो नहीं बट कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करेंगे। ठीक है, सर्जरी कैन बी एसोसिएटेड, सर्जरी क्यों किया जाता है, ताकि अनअट्रैक्टिव जो अस्कार हैं वो सही हो जाए, मूवमेंट अगर रिस्ट्रिक्शन हो रहा है तो वो सही हो जाए, पेन सही हो जाए, और अदर कॉम्प्लिकेशंस के लिए। इसके लिए हम क्या करेंगे, कंजर्वेटिव मैनेजमेंट। तो लिपोसक्शन मे बी यूजफुल टू डिक्रीज द फैटी एलिमेंट, अगर वहाँ पर फैट ज़्यादा है तो हम क्या कर सकते हैं, लिपोसक्शन कर सकते हैं। ठीक है, एसिमेट्री ब्रेस्ट डेवलपमेंट कॉमन इन एडोलसेंस एंड मैच्योरिटी रिप्रेजेंट ए वेनाइन और नॉर्मल वेरिएशन एनलेस एंड एसोसिएटेड विद पल्पेबल एबनॉर्मलिटीज। कह रहा है कि एसिमेट्रिक ब्रेस्ट डेवलपमेंट भी होता है, मतलब एक बड़ा एक छोटा, जिस साइज में डिफरेंस होता है। तो ये किसके कारण होता है, तो हाइपोप्लेसिया या एप्लेसिया। हाइपो मतलब कम डेवलपमेंट, एप्लेसिया मतलब डेवलपमेंट ही नहीं होता है, इसके कारण होगा, या एक के कारण होगा, या दोनों के कारण होगा। ठीक है, जैसा कि हमको पता है कि फुल ब्रेस्ट डेवलपमेंट कब होता है, यूजुअली 18 से 21 साल के एज में होता है। ठीक है, तो हम इसको ये कब सही कर सकते हैं, तो करेक्टिव सर्जरी से हम इसे सही कर सकते हैं। उसमें हम क्या क्या करेंगे, ऑगमेंटेशन करेंगे, रिडक्शन करेंगे। ठीक है, अब क्या है, ब्रेस्ट हाइपरट्रोफी, मतलब वो भी एसिमेट्री रहेगा, लेकिन एक बहुत बड़ा तो एक उससे थोड़ा छोटा। अगर ये पुबर्टी के समय बड़ा होगा तो उसको कहेंगे विर्जिनल हाइपरट्रोफी, अगर गेस्टेशन के समय वो होगा तो ग्रेविड मैक्रोमेस्टिया। ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट सक्सेसफुल नहीं होता है, रिडक्शन मेमोप्लास्टी इज नॉट इंडिकेटेड। तो होता क्या है, वॉल्यूम ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू रिक्वायर रिमूवल टू रिलीव एसोसिएटेड सिम्टम, मतलब ये ब्रेस्ट टिश्यू क्यों रिक्वायर होता है रिमूव करने के लिए, ताकि हेडेक, नेक पेन, बैक पेन, अपर एक्सट्रीमिटीज पैरेस्थेसी, वेरिसियस स्ट्रिप ग्रूविंग और क्या है, इंटरट्रीगो ना हो। ठीक है, सर्जिकल आउटकम्स कैन बी मैक्सिमाइज व्हेन द प्रोसीजर इज प्लान आफ्टर अलाउइंग ए स्टेबल ब्रेस्ट साइज 6 to 12 मंथ। अगर सर्जिकल आउटकम हम ये जब ब्रेस्ट स्टेबलाइज हो जाए 6 से 12 मंथ में, उसके बाद करेंगे तो आउटकम ज़्यादा अच्छा होगा। कब, सर्जिकल आउटकम कैन बी मैक्सिमाइज, बढ़ा सकते हैं जब हमारा जो ब्रेस्ट है उसका साइज़ पूरी तरह स्टेबल हो जाए। ठीक है, ट्यूबुलर ब्रेस्ट, अब आपको मन हो ट्यूबुलर ब्रेस्ट किसको कहते हैं, तो देखिए ट्यूबुलर ब्रेस्ट किसको कहते हैं, ये देखिए ट्यूब की तरह ब्रेस्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, ये यूनिलेटरल भी हो सकता है, बायलेटरल भी हो सकता है। ठीक है, ड्यूरिंग पुबर्टी ब्रेस्ट डेवलपमेंट इज स्टेमाइड एंड द ब्रेस्ट फेल टू डेवलप नॉर्मली और फुल्ली। क्या होता है, पुबर्टी के समय ब्रेस्ट डेवलपमेंट स्टेमाइड हो जाता है और वो नॉर्मली और फुल्ली डेवलप नहीं कर पाता है। द ट्रांसवर्स ब्रेस्ट डायमीटर इज नैरोड एंड द बेस कंस्ट्रिक्टेड।
क्या होता है, ब्रेस्ट का डायमीटर क्या हो जाता है, वो ट्रांसवर्स ब्रेस्ट का जो डायमीटर होता है वो नैरो हो जाता है, और जो वेस्ट हो जाता है वो कंस्ट्रिक्टेड हो जाता है। क्यों? हाइपोप्लेसिया के कारण। ठीक है, तो इसका हम ये सही कैसे करेंगे? तो करेक्टिव प्रोसीजर कैन बी डिवाइडेड इनटू ऑपरेशंस दैट इन्वॉल्व ऑगमेंटेशन, मैस्टोपेक्सी, कंबाइंड क्या है, ऑगमेंटेशन, टिश्यू एक्सपेंशन फॉलोड बाय ऑगमेंटेशन। ठीक है, तो इसके द्वारा हम वो जो ट्यूबुलर ब्रेस्ट है उसको सही कर सकते हैं। अब देखिए एक आया है ये पैराग्राफ, ANDI क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रेस्ट डिजीज, बेनाइन ब्रेस्ट डिसऑर्डर, क्योंकि अगला हम यही टॉपिक पढ़ने वाले हैं, बेनाइन ब्रेस्ट डिसऑर्डर, तो ये टेबल समझना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो बेनाइन ब्रेस्ट डिसऑर्डर में क्या है, मतलब अर्ली रिप्रोडक्टिव एज, अर्ली रिप्रोडक्टिव एज का कितने होते हैं, 15 से 25 साल के बीच में, लेटर रिप्रोडक्टिव एज 25 से 40, और इन्वोलेशन 35 से 55। ये पहले याद कीजिए, अर्ली रिप्रोडक्टिव एज, ये लेटर रिप्रोडक्टिव एज और इन्वोलेशन, तो 15 से 25, 25 से 40 और 35 से 55। नॉर्मल, अगर अर्ली रिप्रोडक्टिव एज में क्या होता है, लोबुलर डेवलपमेंट नॉर्मल होता है, लेकिन अगर लोबुलर डेवलपमेंट सही से नहीं हुआ तो क्या होगा, फाइब्रो एडिनोमा, ये डिसऑर्डर है। अगर डिजीज हुआ तो क्या होगा, ज्यांत फाइब्रो एडिनोमा। ठीक है, एक और डिजीज होता है, क्या है, एस्ट्रोमल डेवलपमेंट, अगर नहीं सही से हुआ तो एस्ट्रोमल डेवलपमेंट होगा, अगर सही से नहीं हुआ तो डिसऑर्डर क्या आएगा, एडोलसेंस हाइपरट्रोफी, और अगर डिजीज आना है तो जियांतोमास्टिया। एक और होता है अर्ली रिप्रोडक्शन में, निप्पल इवर्सन, तो अगर डिसऑर्डर आया तो निप्पल इन्वर्सन हो जाएगा, और डिजीज आया तो सब एरियोलर एब्सेस हो जाएगा। तो मेनली अर्ली रिप्रोडक्टिव ईयर्स में ये तीनों डेवलपमेंट होता है, अगर सही से हुआ तो ठीक, नहीं तो डिसऑर्डर, नहीं तो डिजीज जाएंगे। ठीक है, लेटर रिप्रोडक्टिव ईयर्स, लेटर रिप्रोडक्टिव ईयर्स में क्या क्या होता है, साइक्लिक चेंजेज इन मेन्स्ट्रुएशन, सही है, होता है। अगर ये सही से नहीं हो पाया तो क्या होगा, साइक्लिक मास्टैल्जिया होगा, डिसऑर्डर। अगर डिजीज होना रहेगा तो इनकैपेसिटेटिंग मास्टैल्जिया। ठीक है, अब क्या कह रहा है, इपिथेलियल हाइपरप्लेसिया ऑफ प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी के समय इपिथेलियल हाइपरप्लेसिया हो जाता है। ठीक है, अगर सही से हुआ तो क्या होगा, नोडुलिटी, सही से हुआ तो सही से डेवलपमेंट होगा, अगर सही से नहीं हुआ डिसऑर्डर होगा तो नोडुलिटी होगा, या ब्लडी निप्पल डिस्चार्ज होगा। डिजीज इसमें मेनली नहीं होता है। इन्वोलेशन में क्या होता है, तो लोबुलर इन्वोलेशन होता है, अगर ये अच्छा से नहीं हुआ तो डिसऑर्डर क्या होगा, मैक्रोसिस्ट, और अगर डिजीज तो पेरीडक्टल मैस्टिटिस, डक्ट इन्वोलेशन, सही से हुआ तब तो नॉर्मल है, अगर नहीं हुआ तो डिसऑर्डर कौन सा आएगा, स्क्रोलाइजिंग लेशन, और डिजीज आएगा कौन सा, इपिथेलियल हाइपरप्लेसिया। वैसे ही डायलेशन का है, डक्ट इक्टेसिया, ठीक है, स्क्लेरोसिस का निप्पल रिट्रैक्शन, और इपिथेलियल का इपिथेलियल हाइपरप्लेसिया। तो ये सब हमें पढ़ना है किस में, तो बेनाइन ब्रेस्ट डिसऑर्डर में। ठीक है, अब आते हैं बेनाइन ब्रेस्ट डिसऑर्डर। 90% ऑफ ब्रेस्ट कंप्लेन एंड एबनॉर्मलिटीज रिलेटेड टू बेनाइन ब्रेस्ट डिसऑर्डर, मतलब 90% जो ब्रेस्ट कंप्लेन आता है वो किसके लिए आता है, तो बेनाइन ब्रेस्ट डिसऑर्डर के लिए, जिसको शॉर्ट फॉर्म में BBB कहते हैं। बेनाइन और मैलिग्नेंट, बेनाइन है जो हम क्योर कर सकते हैं, लेकिन मैलिग्नेंट को क्योर करना थोड़ा डिफ़िकल्ट है। ठीक है, तो मैक्सिमम इसी के कारण आता है। तो इसको हम कैसे क्या कर सकते हैं, न्यूमरस टर्मिनोलॉजी हैव बीन यूज्ड टू डिस्क्राइब BBD, बहुत सारे टर्मिनोलॉजी होते हैं जो BBD को डिस्क्राइब करते हैं, उसमें से ये 4 हैं, एब्रीविएशन ऑफ नॉर्मल डेवलपमेंट एंड इन्वोल्यूशन, अभी पढ़ाए थे ना, ANDI के अनुसार इसने क्लासीफाई किया है बेनाइन ब्रेस्ट डिसऑर्डर को। और दूसरा क्या है, पैथोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, तीसरा क्लिनिकल क्लासिफिकेशन, और चौथा क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन रिस्क फॉर मैलिग्नेंसी। तो जो ANDI ने किया है वो कैसे किया है, नॉर्मल, डिसऑर्डर और डिजीज के बेसिस पे BBD को क्या तो क्लासीफाई। ठीक है,
BVD कैन बी सब डिवाइडेड पैथोलॉजिकली। पैथोलॉजिकली भी है, कैसे पैथोलॉजिकली होगा? द नॉन प्रोफिलेटिव डिसऑर्डर, मतलब कि ये वो सब बेनाइन कैंसर जिसमें वो प्रोफरेशन नहीं हो रहा हो। प्रोफरेटिव डिसऑर्डर, प्रोफरेशन हो रहा हो लेकिन बिना एटिपिया का, मतलब कि ये माइल्ड या मॉडरेट रिक्स होगा, ठीक है। जिसमें प्रोफरेशन हो ही नहीं रहा है वो उसमें रिक्स नहीं होगा। प्रोफरेशन हो रहा है विदाउट एटिपिया, मतलब कि माइल्ड या मॉडरेट। एटिपिकल हाइपरप्लासिया, मतलब कि इंक्रीज कर जाता है रिक्स क्या का? तो डिजीज का, ठीक है। तो सेकंड हो गया। अब थर्ड क्या है? क्लिनिकल क्लासिफिकेशन। तो क्लिनिकल क्लासिफिकेशन में हमें क्या पढ़ना है? तो क्लिनिकल में हम क्या देखेंगे? पल्पेबल ब्रेस्ट लंप है कि नहीं है, निपल डिस्चार्ज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इंक्लूडिंग ग्लैक्टोहोरिया, ब्रेस्ट इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन है कि नहीं है, ठीक है। अब क्या है? मोस्ट कॉमन बेनाइन ब्रेस्ट डिसऑर्डर इन्वॉल्व पेन, डिस्चार्ज, मास। मतलब कैसे पता चलेगा कि ब्रेस्ट में बेनाइन ब्रेस्ट डिसऑर्डर है? तो पहले तो ब्रेस्ट क्या करेगा? दर्द करेगा, फिर उससे डिस्चार्ज होंगे, मतलब निपल से निकलेगा, और लंप मासेस होंगे, ठीक है। दिस सिम्टम एंड सब्सिक्वेंट फिजिकल फाइंडिंग कैन ऑफन रिजल्ट इन डेनाइल, एंजाइटी एंड फियर। ये इन कारणों के कारण भी होता है। क्या कह रहा है? इंक्रीज इन साइज, डेंसिटी एंड नोडुलिटी during second half of the menstrual cycle is associated with increased sensitivity and breast pain। क्या कह रहा है कि menstrual cycle के सेकेंड हाफ में साइज, डेंसिटी और नोडुलिटी क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण ब्रेस्ट पेन क्या हो जाएगा? और भी ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। ब्रेस्ट पेन एसोसिएटेड विथ कैंसर इज जनरली ए लेट सिम्टम। जो ब्रेस्ट पेन होता है ना वो अर्ली सिम्टम में नहीं आता है, वो लेट सिम्टम में आता है, ठीक है। एंड इज लॉन प्रजेंटिंग सिम्टम, और ये एक ही एक जो प्रजेंटिंग सिम्टम है। निप्पल डिस्चार्ज इज ए लेस फ्रीक्वेंट। ये निप्पल डिस्चार्ज होता है ना वो ज़्यादा फ्रीक्वेंट नहीं होता। मेन जो होता है वो क्या होता है? ब्रेस्ट पेन, और वो भी मेंस्ट्रुअल साइकिल के मीड में क्या होगा? ये ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। मेनी ब्रेस्ट सिम्टम स्टीम फ्रॉम फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस। बहुत सारे जो ब्रेस्ट सिम्टम होते हैं वो फाइब्रोसाइटिक चेंजेस के कारण होते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं? फाइब्रोसाइटिक डिजीज, विच आर ए कॉमन और नेचुरल मैचुरेशन ऑफ ब्रेस्ट टिश्यू ओवर टाइम। जो मेनली कब होता है? तो नेचुरल होता है कब? तो मेन्स्ट्रुएशन के समय। द फंक्शनल यूनिट ऑफ द ब्रेस्ट लोब्यूल, अल्टरनेशन एसोसिएटेड विद ए इंट्रैक्शन एमोंग हार्मोन, इफिथेलियर स्ट्रोमल कंपोनेंट। ये सब किससे रिलेटेड होता है? BVD से। देखिए हमने यहाँ पे क्लासिफिकेशन में वही पढ़ा था, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि लेट साइकिल पीक माइटोसिस। जब लेट साइकिल स्टार्ट होता है तो माइटोसिस क्या हो जाता है? बढ़ जाता है, तभी तो उसको क्या ट्रीट करना बहुत टेंशन हो जाता है, ठीक है। ये मेनली कब होता है? तो 15 to 25 ईयर्स, वही रिप्रोडक्टिव एज, अर्ली रिप्रोडक्टिव एज। तो इसी साइकिल टेबल को वहाँ पे वो समझाने का ट्राई कर रहा है, ठीक है। तो ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया है। कहाँ तक पढ़ लिया है? 35 तक हमने पढ़ लिया है, ठीक है। अब इसको हम डायग्नोसिस कैसे करेंगे उससे भी पहले, एवरेज साइज इज 2.5 सेंटीमीटर एंड दे यूजुअली रिमेन फेयरली कांस्टेंट इन साइज। ये जो बेनाइन है ना ब्रेस्ट कैंसर, उसका जो नोडुल्स का साइज होगा वो 2.5 सेंटीमीटर होगा और वो मेनली कांस्टेंट होता है। लेकिन जब जियांट फाइब्रोएडिनोमा आ जाएगा ना तो उसका साइज बढ़ के कितना हो जाएगा? ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ में आ गया ये इसके बारे में? ठीक है। सॉरी, अब एक डिजीज का नाम आया है फाइब्रोएडिनोमा। क्या है नाम? है फाइब्रोएडिनोमा। फाइब्रोएडिनोमा क्या है? मोस्ट कॉमन बेनाइन ब्रेस्ट नियोप्लाज्म है, ठीक है। ये मेनली कब आता है? तो 15 से 25 साल में आता है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? तो वही अभी बताया था ना कि इसका जो नोड्यूल होता है ना वो सोलिटरी एक होता है, धीरे धीरे ग्लो करता है और पेनलेस होता है, पेन नहीं करता है, फ्रीली मूवेबल होता है, फिल्म होता है, सॉलिड ब्रेस्ट मासेज होते हैं। लेकिन इसका साइज 2.5 होता है और ये यूजुअली कांस्टेंट होते हैं। लेकिन जियांट फाइब्रोएडिनोमा में इसका साइज ग्रेटर देन 5 सेंटीमीटर होता है और यहाँ पे क्या हो जाता है? हाइपरप्लास्टिक लोब्यूल हो जाते हैं, ठीक है।
ऑन द क्लिनिकल एग्जामिनेशन, जब इसका क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे तो फाइब्रोएडिनोमा को सिस्ट से कैसे अलग कर सकते हैं। तो डायग्नोसिस बेस्ड सोनली ऑन CBE, क्या पे बेस्ड होता है, CBE पे बेस्ड होता है। अगर सिस्ट और फाइब्रोएडिनोमा को हमको सेपरेट करना है तो किससे करेंगे, तो CBE से करेंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स सिस्ट और एनी सिस्ट विथ सॉलिड एरिया शुड बी बायोप्स्ड और एक्सीड, और ये जो सिस्ट है इसको हम क्या करेंगे, बायोप्सी करेंगे, ठीक है। अल्ट्रासाउंड इज इनिशियल नॉन इन्वेसिव स्टडी टू डिफरेंशिएट सॉलिड वर्सेस सिस्टिक मासेज। मतलब अगर ये सॉलिड मतलब फाइब्रोएडिनोमा और सिस्टिक दोनों को सेपरेट करना है तो इनिशियल में क्या हो जाएगा, इनिशियल नॉन इन्वेसिव स्टडी में तो अल्ट्रासाउंड, ठीक है, क्योंकि अल्ट्रासाउंड ही है जो सॉलिड और सिस्टिक में डिफरेंस बता सकता है। मेमोग्राफी इज रेयरली इंडिकेटेड, मेमोग्राफी इंडिकेट नहीं होता है, सबसे पहले CBE फिर बायोप्सी अल्ट्रासाउंड, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि कोर नीडल बायोप्सी, ये तो हमने पहले ही पढ़ लिया है कि ये होता है, और लास्ट में क्या है, सर्जिकल इवैल्यूएशन इज अप्रोप्रिएट फॉर एनी मास दैट एग्जिबिट लेपिसाइड इंक्रीज। सर्जिकल क्या किया जाता है, इवैल्यूएशन किया जाता है कोई भी मास जो रेपिडली इंक्रीज कर रहा है, ठीक है। फाइब्रोएडिनोमा कैन बी फॉलोड बाय क्लिनिकली, इसको हम कैसे फॉलो करते हैं, तो क्लिनिकली फॉलो करते हैं, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है, जो सर्जिकल एक्सीजन होता है ना फाइब्रोएडिनोमा का, वो किया जाता है इफ़ दे आर सिमेट्री और रिलीव बाय एंजाइटी रिलेटेड टू पल्पेबल मास, मतलब ये सिमेट्रिक होते हैं, बराबर होते हैं, एंजाइटी से सही हो जाए और पल्पेबल मास हो तब ये सही हो सकते हैं सर्जरी एक्सीजन के द्वारा। दे हैव रबरी कंसिस्टेंसी एंड यूजुअली वेल सर्कमस्टेंस, वो रबरी कंसिस्टेंसी होता है और वेल सर्कमस्टेंस होता है, सर्कमस्टेंस मतलब उसका एरिया क्या होता है, सही होता है। नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट कैन बी कंसीडर फॉर अ स्मॉल एसिमेट्रिक फाइब्रोएडिनोमा, सिमेट्रिक के लिए सर्जिकल और एसिमेट्रिक के लिए नॉन ऑपरेटिव मैनेजमेंट, ठीक है। मेनली यंगर देन 35 ईयर्स ओल्ड, ठीक है। इमेजिंग इवालुएशन किसके लिए किया जाता है, 100% क्या है, कॉन्करेंट है, आइदर मेमोग्राफ से करो या अल्ट्रासाउंड के करो। बायोप्सी यूजुअली कोर नीडल होता है, ठीक है। तो सबसे अच्छा कौन सा होता है, इमेजिंग इवालुएशन। अब मैनेजमेंट कैसे करेंगे, तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट रिक्वायर कंटिन्यू सर्विलेंस एट 6 मंथ इंटरवल ऑफ 2 ईयर्स, मतलब ये जो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करेंगे इसमें कितने सर्विलेंस किया जाता है, 6 मंथ के इंटरवल पे एटलीस्ट 2 ईयर्स तक, ठीक है। डिस्पाइट द ऑप्शन कंजर्वेटिव मैनेजमेंट मेनी वुमेन प्रीफर टू हैव फाइब्रोएडिनोमा इसिस्ट। एक तो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट होता है लेकिन इसके सिवा बहुत से वुमेन क्या करते हैं, इसको हटवाना सही समझते हैं। एक्सीजन शुड बी परफॉर्म थ्रू ए कॉस्मेटिकली प्लेस्ड इंफ्रामेमोरी एक्सिलरी और सरकम एरियोलर इंसिजन, तो इसको क्या किया जाता है, परफॉर्म किया जाता है कैसे, तो कॉस्मेटिक के द्वारा प्लेस्ड इंफ्रामेमोरी एक्सिलरी और सरकम एरियोलर इंसिजन के द्वारा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, एक नाम है क्या, पाइलोट्स ट्यूमर, जिसको कहा जाता है सिस्टोसार्कोमा पाइलोट्स, रिप्रेजेंट द अपोजिट एंड ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ फाइब्रोइपिथेलियल ट्यूमर। अब जहाँ पे फाइब्रोइपिथेलियल ट्यूमर होता है ना उसके अपोजिट में ये फाइलोट्स होते हैं, जिसको सिस्टोसार्कोमा क्या है, फाइलोड भी कहते हैं, ठीक है। ये मेनली रेयर होता है। तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं बेनाइन को मैलिग्नेंट से, तो वो तो हमें पता है, ये तो नॉर्मल चीज़ें हैं। क्या कह रहा है, स्ट्रोमल एलिमेंट डोमिनेंट एंड विल इन्वेड द डक्ट इन ए लीफी प्रोजेक्शन हेंस नेम पाइलोड। अब पाइलोड का मतलब क्या होता है, तो पाइलोड का मतलब होता है लीफ, ठीक है। पाइलोड ट्यूमर कैन बी लोकली एग्रेसिव एंड रिक्वायर वाइड लोकल एक्सीजन विथ 1 सेंटीमीटर मार्जिन, मतलब ये क्या होता है, बहुत एग्रेसिव होता है और इसका क्या होता है, एक्सीजन होता है 1 सेंटीमीटर मार्जिन के पार तक, ठीक है। अब दूसरा आया फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस। फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस से कौन से डिजीज होते हैं, तो फाइब्रोसिस्टिक डिजीज होता है, ठीक है।
इसका क्लासिफिकेशन किसने किया है? तो इंटरनेशनल एस्थेटिकल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज एंड रिलेटेड हेल्थ प्रॉब्लम में इसके बारे में हमें बताया गया है। तो किस नाम से? तो डिफ्यूज सिस्टिक मैसोपैथी। क्या? डिफ्यूज सिस्टिक मैसोपैथी के नाम से इसमें बताया गया है। ठीक है, अब इसमें क्या है, एक और डिजीज है साइक्लिक बायलेटरल ब्रेस्ट पेन। ये जो क्लासिक सिम्टम ऑफ फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट चेंजेज, ब्रेस्ट चेंज कर रहा है, फाइब्रोसिस्टिक ब्रेस्ट चेंजेज हो रहा है, तो क्या होगा? साइक्लिक बायलेटरल ब्रेस्ट पेन। ये याद रखिएगा क्योंकि ये क्लासिकल सिम्टम है। क्या है? साइक्लिक बायलेटरल ब्रेस्ट पेन। क्लिनिकल साइन क्या है? तो ब्रेस्ट का क्या बढ़ जाएगा? डेंसिटी बढ़ जाएगा, इनगोर्गिमेंट बढ़ जाएगा। ठीक है, एक्सेसिव ब्रेस्ट नोडुलिटी बढ़ जाएगा, फ्लैक्चुएशन बढ़ जाएगा। साइन एंड सिम्टम आर टिपिकली मोर प्रिविलेंट ड्यूरिंग द प्री मेंस्ट्रुअल स्टेज। ज़्यादा प्रिविलेंट कब होता है? तो मेंस्ट्रुएशन से पहले। इसमें क्या होता है? एसोसिएटेड मस्टैल्गिया। अब मस्टैल्गिया का मतलब क्या होता है? तो मस्टैल्गिया का मतलब होता है वही ब्रेस्ट पेन। ये बायलेटरल होता है, डिफ्यूज होता है, लोकलाइज्ड होता है। ठीक है, डिफरेंशियल डायग्नोसिस में हम क्या इसका करेंगे? तो रिफर फ्रेम फ्रॉम डॉल्सर रेडिकुलारिस और इन्फ्लामेशन ऑफ कोस्टोकॉन्ड्रल जंक्शन। मतलब इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस में कौन सा सिंड्रोम आ जाएगा? तेज सिंड्रोम। इसमें क्या होता है, जो पेन होता है वो क्या हो जाता है? रिफ़र कर जाता है कहाँ पे? तो डॉल्सर रेडिकुलरिस और इन्फ्लामेशन ऑफ कोस्टोकॉन्ड्रियल जंक्शन में। ठीक है, फिजिकल फाइंडिंग में क्या दिखेगा? तो एक्सेसिव नोडल्स दिखेंगे। ठीक है, अब क्या कह रहा है? देयर आर 3 क्लिनिकल चेंजेज। फाइब्रोसिस्टिक चेंजेज में 3 क्लिनिकल चेंजेज होता है। फर्स्ट क्या है? तो मैस्टोप्लासिया इज एसोसिएटेड विथ इंटेंस स्ट्रोमल प्रोडिफ्लेशन एंड ऑकर इन द अर्ली रिप्रोडक्टिव ईयर्स। मतलब पहला स्टेज में क्या होता है? मैस्टोप्लासिया होता है, जिसमें क्या हो जाता है? इंटेंस स्ट्रोमल प्रोडिफ्लेशन और रिप्रोडक्टिव ईयर्स। और कब होता है ये? अर्ली रिप्रोडक्टिव ईयर्स में होता है। ब्रेस्ट पेन मेनली कहाँ होता है? तो अपर ऑतर ब्रेस्ट क्वाड्रेंट में। कहाँ पे? तो अपर ऑतर ब्रेस्ट क्वाड्रेंट में ज़्यादा दर्द करता है, और एक्सिलरी टेल के पास। सेकेंड क्लिनिकल स्टेज क्या है? तो एडिनोसिस। इसमें क्या होता है? मार्क प्रोलिफरेशन एंड हाइपरप्लेसिया ऑफ द डक्ट। ठीक है, इसमें मेनली जो नोड्यूल होते हैं वो 2 से 10 mm इन डायमीटर होता है। चौथा और लास्ट फेज क्या है? तो सिस्टिक फेज। पहला मास्टोसिया, तो दूसरा एडिनोसिस, तीसरा और लास्ट क्या कौन सा है? सिस्टिक फेज। ये मेनली 4th में होता है, और इसमें जो सेंटीमीटर है सिस्ट का वो ये अप टू 5 सेंटीमीटर होता है डायमीटर में। ठीक है, ये बहुत रेपिडली इंक्रीज करता है। अब क्या कह रहा है? डक्टल इपिथेलियल hyperplasia with atypia and apocrine metaplasia with atypia are the most prominent histological finding associated with the breast cancer. breast cancer के लिए most frequent क्या है? फिजिकल फाइंडिंग क्या है? तो डक्टल इपिथेलियल हाइपरप्लेसिया विथ एटीपिया और एपोक्रीन मेटाप्लेसिया विथ एटीपिया। क्लिनिकल मैनेजमेंट क्या है? तो क्लिनिकल मैनेजमेंट एज डिपेंडेंट होता है, और किस पे होता है? तो ब्रेस्ट के इमेजिंग पे ये डिपेंड करता है। द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट मेलिग्नेंसी शुड बी एक्सक्लूडेड। सबसे पहले क्या होता है? मेलिग्नेंसी को बाहर निकाल दिया जाता है। उसके बाद पार्टिकुलरली इन द प्रेजेंस ऑफ मास और विद द कंसर्निंग ऑफ अनसर्टेन एग्जामिनेशन सक्सेसफुल सिम्टम कंट्रोल में इन्वॉल्व इन न्यूमरस मेडिकल ऑप्शन। अगर सही से सिम्टम कंट्रोल हो गया तो बहुत सारे मेडिकल ऑप्शन हो जाता है। तो इनिशियल थेरेपी में हम क्या करते हैं? तो इनिशियल थेरेपी में हम सपोर्ट करते हैं स्पोर्ट्स ब्रा को, फिल्म सपोर्ट एंड और स्पोर्ट्स ब्रा। मैकेनिकल सपोर्ट सबसे पहले देते हैं, फिर डाइट्री में चेंज करते हैं, रिड्यूस करते हैं क्या? तो डाइट में मिथाइल जेनथाइन लेने से या कैफीन लेने से हम उसे क्या करते हैं? कम करने कहते हैं उनके डाइट्री में। ठीक है, ये मेनली देयर आर सिम टू बी लिटिल हार्म टू ट्राइंग दिस इनएक्सपेंसिव ऑप्शन। मतलब इसको हम 3 से 6 महीना तक कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, फैट इंटेक क्या करना पड़ेगा? कम करना पड़ेगा, अच्छा फैट इंटेक लेना पड़ेगा। ठीक है, ओरल कंट्रासेप्टिव में क्या करना पड़ेगा? तो ओरल कंट्रासेप्टिव और सप्लीमेंटल प्रोजेस्टिन एडमिनिस्टर ड्यूरिंग
secretory phase of the cycle has been used to treat fibrocystic changes। अच्छा, जो ओरल कंट्रासेप्टिव और सप्लीमेंटल प्रोस्टीन लेते हैं ना, ये सेक्रेटरी फेज के समय वो फाइब्रोसिस्टिक चेंजेस को सही करने में हेल्प करता है। दानाजोल भी हम लेते हैं, लेकिन दानाजोल का साइड इफ़ेक्ट क्या है? तो हिरोटिज्म, एक्नी और वॉइस चेंजेस। ठीक है, इसलिए दानाजोल थेरेपी फॉर 6 मंथ और मोर शुड बी टैपर टू एलिमिनेट साइड इफ़ेक्ट। इसलिए हम इसको कैसे लेते हैं? टैपरिंग प्रोसेस से लेते हैं। ठीक है, ताकि इसका साइड इफ़ेक्ट कम हो जाए। ओरल टैमोक्सिफेन भी लेते हैं। टैमोक्सिफेन इज सुपीरियर टू प्लेसिबो इन डबल ब्लाइंड ट्रायल। इसमें क्या करते हैं? तो इसमें क्या किया जाता है? टैमोक्सिफेन ये प्रिस्क्राइब किया जाता है ड्यूरिंग लुटियल फेज। कब? लुटियल फेज, ताकि इसके क्या हो, साइड इफ़ेक्ट को हम या एडवर्स इफेक्ट को कम कर सके। सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर क्या है? ऑर्मिलोक्सिफेन, एमोलेक्सिफेन, ए वीक एस्ट्रोजन रिसेप्टर एगोनिस्ट और स्ट्रॉन्ग ईआर एगोनिस्ट। ई से एस्ट्रोजन, आर से रिसेप्टर, तो एस्ट्रोजन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हम लेते हैं। तो ये सब हम इस बीमारी में मेनली लेते हैं। अब क्या है? तो मस्टालगिया ब्रेस्ट पेन। इसमें क्या होता है? ब्रेस्ट पेन होता है, जो मोस्ट कॉमन सिम्टम होता है ये कैंसर का डायग्नोसिस करने के लिए। 2/3 ऑफ द वुमेन, मतलब 2/3 ऑफ द वुमेन से ज़्यादा, माने जितने वुमेन हैं उसके 2/3 से ज़्यादा ये ब्रेस्ट पेन एक्सपीरियंस कर चुकी हैं। ठीक है, मोस्टली कब होता है? तब पेरी मेनोपॉजल ईयर। कब? तब पेरी मोनोपोजल ईयर होता है। लेकिन जो मोस्ट ऑफ ब्रेस्ट पेन होता है वो बेनाइन होता है, मैलिग्नेंट नहीं होता है। ब्रेस्ट पेन इज टिपिकली, जो ब्रेस्ट पेन है वो डिवाइडेड होता है कैसे कैसे? तो साइक्लिक पेन रिलेटेड टू मेंस्ट्रुअल साइकिल, नॉन साइक्लिक पेन। दो तरह का होता है, साइक्लिक और नॉन साइक्लिक। साइक्लिक जो पेन होता है वो होता है डिफ्यूज, बायलेटरल और मोस्टली एसोसिएटेड विथ फाइब्रोसिस्टिक चेंजेज। और जो नॉन साइक्लिक पेन होता है वो लोकल होता है और रिलेटेड टू सिस्ट। नॉन साइक्लिक ब्रेस्ट पेन शुड बी इवालुएटेड इन द ओल्डर वुमेन। मेनली ये नॉन साइक्लिक किस में होता है? ओल्डर वुमेन में होता है। ठीक है, तो हम इसको कैसे जानते हैं? तो मेमोग्राफी से और एडिशनल इमेजिंग से हम इसे डायग्नोसिस कर सकते हैं। तो इसका डिफरेंशियल डायग्नोसिस में क्या इंक्लूड होता है? तो सिस्ट, चेस्ट वॉल पेन, रेडियल पेन, कोस्टोकॉन्ड्रियाइटिस, मेस्टाइसिस, प्रेगनेंसी रिलेटेड पेन, प्रोलैक्टिनोमा एंड मेडिकेशन एक्सपोजर, ये सब उससे रिलेटेड होता है। लेबोरेटरी इवैल्यूएशन में हम क्या देखते हैं? तो एचसीजी देखते हैं, प्रोलैक्टिन देखते हैं। ब्रेस्ट सिस्ट में हम क्या देखते हैं? तो ब्रेस्ट सिस्ट में मेनली हम देखते हैं कि वो सिंपल है या कॉम्प्लेक्स। ठीक है, अब क्या कह रहा है? रीअकरिंग सिंपल सिस्ट कैन बी फॉलोड बाय अल्ट्रासाउंड। मतलब आपको बार बार सिंपल सिस्ट हो रहा है तो आप कैसे चेक करेंगे? डायग्नोसिस करेंगे अल्ट्रासाउंड के द्वारा। ठीक है, अब क्या कह रहा है? कॉम्प्लेक्स दो तरह का था, सिंपल और कॉम्प्लेक्स। सिंपल होता है जिसको हम अल्ट्रासाउंड से डायग्नोसिस करते हैं, और कॉम्प्लेक्स को हम नीडल बायोप्सी से डायग्नोसिस करते हैं। पेन होता है जो प्रेजेंटिंग सिम्टम होता है मैलिग्नेंसी का। ठीक है, ब्रेस्ट पेन ट्रीटमेंट इज डायरेक्टेड एट द कॉज। अब क्या कह रहा है? जो नॉन स्टेरॉयडल एंटी इन्फ्लामेटरी आर ऑफन यूजफुल व्हेन पेन इज आइडियोपैथिक। अब क्या चेक करना है? तो मैस्टिटिस क्या होता है? तो ब्रेस्ट इन्फेक्शन इज ऑफन सब डिवाइडेड इनटू लैक्टेशनल, नॉन लैक्टेशनल एंड पोस्ट सर्जिकल। ब्रेस्ट इन्फेक्शन क्या में सब डिवाइडेड हुआ है? तो देखिए, पहले तो मास्टिसिस, यहाँ पर टिस हो जाए वहाँ पे इन्फ्लामेशन होता है। तो इन्फ्लामेशन कैसे होता है? तो मेनली इन्फेक्शन के कारण होता है। तो ये डिवाइडेड हुआ है लैक्टेशनल, नॉन लैक्टेशनल और पोस्ट सर्जिकल, 3 पार्ट में। डिक्रीजिंग इन द ओवरऑल इंसिडेंस मास्टिसिस, इन्फेक्शन ऑफ डक्टल सिस्टम और स्मॉलर सेबासियस ग्लैंड। ये मास्टिसिस में इन्फेक्शन होता है वो मेनली किस में होता है? डक्टल सिस्टम में और स्मॉलर सेबासियस ग्लैंड में। ठीक है, ये मेनली किसके कारण होता है? तो एस ऑरिसस के कारण होता है। अब अगर एस ऑरिसस के कारण हुआ तो इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे? तो इसका ट्रीटमेंट हम करेंगे ग्राम पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म के लिए जो
ये इम्पेरिकल ट्रीटमेंट होता है, वो ट्रीटमेंट हम यहाँ पे करेंगे। ठीक है, अगर कल्चर से ये पता चला कि मरसा है तो हम क्या करेंगे, तो डॉक्सीसिलिन और सल्फामेथोक्साजोल और ट्राइमेथोप्राइम इंडिकेट करेंगे। ठीक है, दिस टू एजेंट इज कॉन्ट्राडिक्टेड इफ वुमेन इज प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग। मतलब कि मरसा डिजीज है, ठीक है, तो हम देंगे डॉक्सीसाइक्लिन और एसएमएक्स और टीएमपी। लेकिन ये प्रेग्नेंट वुमेन और लैक्टेटिंग वुमेन में क्या है, कॉन्ट्राडिक्टेड है। लैक्टेशनल मैस्टिसिस कॉमनली ऑकर इन द फर्स्ट प्रेगनेंसी। ये जो लैक्टेशनल मैस्टिसिस इन्फेक्शन है वो मेनली फर्स्ट प्रेगनेंसी में होता है, ड्यूरिंग द फर्स्ट 6 वीक ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। जब हम पहला 6 वीक में हम क्या करते हैं, ब्रेस्ट फीडिंग करवाते हैं, तब ये लैक्टेशनल मैस्टिसिस होता है। ठीक है, मैस्टिसिस इन प्रेगनेंसी यूजुअली रिस्पॉन्ड द फर्स्ट लाइन एंटीबायोटिक। ये जो इसमें मेनली कौन सा हम ड्रग्स देते हैं, फर्स्ट लाइन ऑफ एंटीबायोटिक, जैसे कि सेफेलोस्पोरिन देते हैं अगर मरसा प्रेजेंट हो तब भी। ठीक है, कंटिन्यू ब्रेस्ट फीडिंग एंड मैनुअल पंपिंग ऑफ द अफेक्टेड ब्रेस्ट इज रिकमेंडेड टू डिक्रीज इंगोर्जमेंट। अच्छा, ये नहीं होता है कि अगर लैक्टेशनल मैस्टिसिस होया हुआ है तो ब्रेस्ट फीडिंग रोक दें, नहीं, कंटिन्यू करवाया जाता है ताकि इंगोर्जमेंट क्या हो, कम हो जाए। अब क्या है, नॉन प्यूरल मैस्टियासिस इज ऑफन एसोसिएटेड विद ब्रेस्ट सिस्ट। सिस्ट से कौन सा रिलेटेड होता है, नॉन प्लूरल मैस्टिसिस एंड सिस्ट स्ट्रक्चर से। ठीक है, इसको हम कैसे देखते हैं, तो अल्ट्रासोनोग्राफी से देखते हैं। ठीक है, तो ये क्या होता है, ये मेनली इसमें एडिशनल टेस्टिस किया जाता है डायबिटीज का और HIV का। ठीक है, और क्योंकि ये साइफिलिस, ट्यूबरकुलोसिस, एटिपिकल बैक्टीरिया और फंगल इन्फेक्शन के कारण भी हो सकता है। अब ये मेडिकेशन एसोसिएटेड भी मस्टैल्जिया, पेन जब होता है ब्रेस्ट में तो हम इतने सारे ड्रग्स दे सकते हैं। कौन कौन सा ड्रग्स है, एंटी हाइपरटेंसिव, मेडिकेशन एसोसिएटेड विथ मस्टैल्जिया। ठीक है, एंटी हाइपरटेंसिव, एटिनोलॉल, बीटा ब्लॉकर, हाइड्रोक्लोरोथियाजिड, मिथाइल डोपा, मिनोक्सिडिल, एस्पाइरिनोलैक्टोन, एंटी डिप्रेसेंट एंड एंटी साइकोटिक एजेंट, एमिट्रैप्टेलाइन एंड अदर ट्राइसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट, क्लोरोप्रोमाजीन, फ्लोक्सिटाइन, हेलोपेरिडोल, हार्मोनल एजेंट, एस्ट्रोजेन, प्रोजेस्टिन, एंड्रोजेन, गैनेसेन, क्लोमिफेन सिट्रेट, डिजोक्सिन, क्लोप्रोमामाइड, ये सब क्या होता है, एसोसिएटेड होता है मेडिकेशन विथ मस्टैल्जिया। ठीक है, इन पेशेंट विथ रिकरेंट मैस्टिसासिस कंसीडर चूजिंग एन एंटीबायोटिक टू कवर मरसा। जिसको रिकरेंट बार बार हो रहा है उसको हम क्या देते हैं, क्लिंडामाइसिन देते हैं, TMX SMP देते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन और वैंकोमाइसिन देते हैं। निपल पियर्सिंग पार्टिकुलरली इन स्मोकर, स्मोकर जो होता है उसमें निपल पियर्स कर जाता है। ठीक है, आइडियोपैथिक ग्लोमुलर मैस्टिसिस, इसको आइडियोपैथिक ग्लोमुलोमेटस ग्लोबुलर मैस्टिसिस भी कहा जाता है। ये रेयर कॉज होता है ब्रेस्ट इन्फॉर्मेशन का, ये एज ग्रुप के साथ चेंज करता है और इसमें मेनली मास, एब्सेस, इन्फ्लामेशन और ग्लैनोरोमा फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो इसका ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो सर्जिकल ट्रीटमेंट करेंगे। ठीक है, डायग्नोसिस कैसे करेंगे, तो कोर नीडल बायोप्सी के द्वारा हम इसका क्या करेंगे, डायग्नोसिस करेंगे। ठीक है, निपल डिस्चार्ज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर 7% ऑफ फिजिस्ट इन्वॉल्विंग ब्रेस्ट कॉम्प्लेंट। निपल से डिस्चार्ज होता है, ये निपल डिस्चार्ज इज द ओनली प्रेजेंटिंग सिम्टम। मेलिग्नेंसी का ओनली प्रेजेंटिंग सिम्टम क्या है, तो निपल डिस्चार्ज। इंट्राडक्टल पेपिलियोमा और फिब्रोसिस्टिक चेंजेस आर द 2 कॉमन कॉज ऑफ स्पॉन्टेनियस नॉन मिल्की डिस्चार्ज। स्पॉन्टेनियस नॉन मिल्की डिस्चार्ज किसमें होता है, तो इंट्राडक्टल पेपिलियोमा एंड फिब्रोसिस्टिक चेंजेस। ग्लैक्टोरिया इज लाइकली व्हेन ब्रेस्ट डिस्चार्ज इज बायलेटरल, copious, pale milky in color or occur from multiple ducts.
ठीक है। इवालुएशन इंक्लूड फिजिकल एग्जामिनेशन, मेमोग्राफी एंड सोनोग्राफी। हिस्ट्री में नॉट डिफ्रेंशिएट स्पॉन्टेनियस डिस्चार्ज फ्रॉम इलिटेड डिस्चार्ज। अब क्या कह रहा है, पैथोलॉजिकल निपल जो डिस्चार्ज होता है इन्वॉल्व ए केयरफुल ब्रेस्ट एग्जामिनेशन टू आइडेंटिफाई द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ब्रेस्ट मास। ठीक है। फिल्म एरियोलर प्रेशर कैन असिस्ट इन आइडेंटिफाइंग द साइट ऑफ एनी डायलेटेड डक्ट। ठीक है। अब क्या कह रहा है, मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे, तो फिजिकल एग्जामिनेशन से, मेमोग्राफी, अल्ट्रासाउंड और मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग के द्वारा। ठीक है। डक्टोस्कोपी यूजिंग ए माइक्रो एंडोस्कोप पास्ड इनटू ऑफेंडिंग डक्ट अलाउ डायरेक्ट विजुअलाइजेशन। डक्टोस्कोपी से हम डायरेक्ट देख सकते हैं। ठीक है। डेक्टोग्राफी से इमेजिंग बना सकते हैं डेक्टोग्राम में। अब क्या कह रहा है, इंट्राडक्टल पेपिलियोमा। इंट्राडक्टल पेपिलियोमा आर ब्रोड बेस्ड और पेंडुलेटेड पॉलीपॉइड एपिथेलियल लेशन दैट में ऑब्स्ट्रक्ट और डिस्टेंटेड। मतलब पेपिलियोमा में क्या होता है कि डक्ट ऑब्स्ट्रक्ट भी होता है और डिस्टेंटेड भी होता है। ठीक है। ये एसोसिएटेड होता है कि सेवात्री सेरस ब्लडी एंड वेरिएबल वॉल्यूम से। ड्यूरिंग एग्जामिनेशन ऑफ द ब्रेस्ट इट इज़ इम्पोर्टेंट टू सर्कमफेरेंशियली पुट रेडियल प्रेशर ऑन द डिफरेंट एरिया ऑफ एरियोलर। मतलब रेडियल प्रेशर डालना जरूरी होता है। दिस टेक्निक हेल्प टू आइडेंटिफाई वेदर द डिस्चार्ज फ्रॉम द सिंगल डक्ट और ए मल्टीपल ओपनिंग। ओके। क्या कह रहा है, अगर सिंगल डक्ट होगा तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस बोथ होगा, इंट्राडक्टल पेपिलियोमा और कार्सिनोमा। ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, तो इंट्राडक्टल पेपिलियोमा का ट्रीटमेंट करेंगे एक्सेशनल बायोप्सी से। ठीक है। एंड दिस ट्यूमर टेंड टू रिग्रेड इन पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन। इncision शुड बी कंसीडर टू रूल आउट मैलिग्नेंसी। अब क्या कह रहा है, फैट नेक्रोसिस। फैट नेक्रोसिस क्या होता है, बेनाइन नॉन सपरेटिव सुपरेटिव inflammatory process of adipose tissue, a condition with a wide variety of presentation on mammography, अल्ट्रासाउंड और MRI। जब ये तीनों करवाते हैं, मेमोग्राफी, अल्ट्रासाउंड और MRI, तो क्या मिलेगा, बेनाइन नॉन सुपरेटिव इन्फ्लामेटरी प्रोसेस ऑफ एडिपोज टिश्यू मिलेगा। ठीक है। जिसमें 0.8% किसके कारण होता है, ब्रेस्ट ट्यूमर के कारण होता है। 1% मेमोप्लास्टी के कारण होता है। ये मेनली किस पेशेंट में होता है, तो जिसका एज 50 ईयर्स का हो गया है। ठीक है। रेडियोथेरेपी, एंटीकोगुलेंट, ब्रेस्ट प्रोसीजर इंक्लूडिंग ब्रेस्ट एस्पिरेशन और बायोप्सी, लिम्फेक्टोमी, रिडक्शन मेमोप्लास्टी, इम्प्लांट रिमूवल, ब्रेस्ट रिकन्स्ट्रक्शन और इन्फेक्शन, ये सब से ये क्या होता है, एसोसिएटेड होता है। ये मेनली फैट नेक्रोसिस इज मोस्ट कॉमनली द रिजल्ट ऑफ ट्रॉमा ऑफ द ब्रेस्ट। ट्रॉमा ऑफ द ब्रेस्ट के कारण होता है। ट्रॉमा में ब्रेस्ट किसके कारण होता है, तो ये रेडियोथेरेपी, एंटीकोगुलेंट, ब्रेस्ट प्रोसीजर, ये सब के कारण ट्रॉमा होता है। ट्रॉमा के कारण फैट नेक्रोसिस होता है। ठीक है। अदर रेयर कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं, तब पॉलीआर्थराइटिस नोडोसोमा, बेवर क्रिस्टन डिजीज और ग्रेनुलोमेटोसस एंजियोपेनिकुलिटिस। ठीक है। ये सब रेयर डिजीज है जिसके कारण भी हो सकता है। मेमोग्राफी से हम ये कोर्स कैल्सिफिकेशन को देखते हैं। ठीक है। और किसको देखते हैं, फोकल एसिमेट्रिक को, माइक्रो कैल्सिफिकेशन को देखते हैं। ट्रीटमेंट इसीजनल बायोप्सी है। ठीक है। और कोई भी इसका रिलेशनशिप नहीं होता है फैट नेक्रोसिस और ब्रेस्ट कार्सिनोमा का। चलिए अब ब्रेस्ट कार्सिनोमा में आते हैं। ब्रेस्ट कार्सिनोमा हम अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू। अगले वीडियो में हम आपको पूरा ये चैप्टर ख़त्म करेंगे मिस ब्रेस्ट डिजीज से रिलेटेड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।